हेलो फ्रेंड्स, होप आप सारे ही अच्छे होंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी मैं आपको जो चीज़ बताने वाला हूँ बहुत ध्यान से सुनेगा। ध्यान से इसलिए सुनिए क्योंकि देखिए आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन मौका है 7 डेज फ्री ट्रायल। और ये 7 डे फ्री ट्रायल आपको क्यों लेना चाहिए वो चीज़ मैं बता देता हूँ। आपको पता है कि मैं पूरा जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस का एरिया आपको कवर करता हूँ, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो। वैसे तो आप एसएससी कैटेगरी में देख रहे हैं या फिर आपके रेलवे एग्जामिनेशन के लिए मैं पढ़ाता था। उसके अलावा अगर आपने पीटी का एग्जाम दिया होगा, अगर आप यूपी से बिलोंग करते होंगे, या फिर आपने दिया होगा दिल्ली पुलिस का एग्जाम, वहां पे भी देखा होगा कि हमारी क्लास से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलते हैं और बहुत अच्छे वे में मिलते हैं। क्योंकि सिर्फ मैं आपको सिर्फ वो टॉपिक नहीं पढ़ाता हूँ, सिर्फ वो क्वेश्चन नहीं पढ़ाता हूँ, उसके अलावा जितने भी उससे रिलेटेड डिटेल्स होते हैं मैं उनको भी पढ़ाता हूँ। इस वजह से ये 7 डे फ्री ट्रायल जो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वजह से मैं कह रहा हूँ 7 डे फ्री ट्रायल को आप इजीली जो है आगे अकेडमी एप्लीकेशन पे फॉलो अप कर सकते हैं और इसका फायदा उठा सकते हैं। क्या क्या चीज़ें इसमें मिलेंगे मैं आपको बता दूं। सबसे पहले तो सारे एजुकेटर्स हैं उनकी लाइव क्लासेस आपको 7 डे तक बिल्कुल फ्री मिलेंगी, ताकि आप ये जरूर चेक कर सकें कि जो भी चीज़ें आपको कही जा रही हैं, जो भी चीज़ें आपको आपको जो भी जिस भी सब्जेक्ट में आपको किसी भी तरीके की दिक्कतें हैं वो आपको क्लियर हो जाए। करना क्या है, सिर्फ आपको देखिए स्कैन, ये कोड दिख रहा है उसको स्कैन करना है। ठीक है, वहां पे आपको एसएससी एग्जाम्स, नॉन टेक्निकल या रेलवे चूज करना है, जो भी आपका गोल है एक्टिवेट करना है। आपका कोड वहाँ पे मिल जाएगा, या फिर wimleys@14 कोड भी यूज़ कर सकते हैं और लर्निंग स्टार्ट कर देंगे। बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है। इसमें वो सारी चीज़ें, या फिर आपको देखिए मैं आपको बताऊँ, मेरे कोर्सेज लगे हुए हैं, इंपॉर्टेंट है, आपको इधर ही बेस से स्टार्ट हो जाएंगे। आपको देखा होगा कि आपको 13 तारीख से एक बैच को स्टार्ट हुआ, उसमें भी मेरी क्लासेस मिल जाएंगी। अगर आपको कुछ भी पढ़ना हो, प्रेस्टीजियस अवार्ड्स पढ़ना हो, मैंने पढ़ा रखा हुआ है, मैं पढ़ा भी रहा हूँ, आप जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख करके दे सकते हैं। वहाँ पे प्रेस्टीजियस अवार्ड्स के बारे में मैंने पढ़ाया हुआ है, या स्पोर्ट्स से हो या फिर आपके इंडेक्सेस देखिए अभी आपको पूछे गए थे, या फिर अभी रिसेंट में आपका इंडेक्स देखिए अभी हमारी हंगर इंडेक्स 108 आई है। इसके पहले का भी मैंने आपको सारा पढ़ा रखा है, चाहे वो 102 हो 2021 में, या फिर उससे पहले हो आपका 97 हो, सारे मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखे हैं। तो आपको बस करना क्या है कि जा करके वहाँ पे चेक करना है कि आपको बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज मिल गए और बिल्कुल फ्री है 7 दिनों तक। तो इसका फ़ायदा आप जरूर उठाइए। तो उम्मीद करता हूँ आप इसका फ़ायदा उठाएंगे और ये 7 डे फ्री ट्रायल जो है इसको जरूर जो है आप जा करके स्कैन करके जो भी प्रोसेस है उनको प्रोसेस करके आप जरूर लेंगे। तो थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ आप जल्दी से लाइव क्लासेस मिलेंगे और इसका फ़ायदा जरूर उठाएंगे। चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का शिक्षा से के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मुगल काल से संबंधित 100 सबसे बेहतरीन प्रश्नों को कवर कराएंगे। दोस्तों, ये जो 100 बेहतरीन प्रश्न होंगे ये आप तक 2 पार्ट में पहुंचाए जाएंगे। ये हमारे वीडियो का पहला पार्ट है तथा इस फर्स्ट पार्ट में हम 50 प्रश्नों को कवर कराएंगे जो कि मुगल काल से संबंधित होंगे, तथा जो दूसरा वीडियो हमारा होगा उस वीडियो में हम बाकी के 50 प्रश्नों को कवर कराएंगे जो कि मुगल काल से संबंधित होंगे। तो इस तरह से टोटल हम 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे जो कि मुगल काल से संबंधित होंगे, तथा ये जो 100 महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे ये आपकी आने वाली जितनी भी कॉम्पिटिटिव परीक्षाएं हैं, जैसे एसएससी की, उसके बाद रेलवे, पुलिस, उसके बाद यूपी ट्रिपल एससी के जितने एग्जाम्स हो गए, उसके बाद लेखपाल के अलावा स्टेट पीसीएस तक के लिए ये 100 प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो इस वीडियो का बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, यह वीडियो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाला है। इसके साथ ही आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को जितना हो सके उतना अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। इसके साथ अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, इसी तरह के और इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ को पाने के लिए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा प्रश्न है, मुगल काल की राजभाषा कौन थी? सुपर इंपॉर्टेंट। तो मुगल काल की राजभाषा क्या थी? तो फारसी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? फारसी। अगला हमारा प्रश्न है, मुगल काल में किस बंदरगाह को बाबुल मक्का कहा जाता था? सुपर इंपॉर्टेंट। तो मुगल काल में किस बंदरगाह को बाबुल मक्का कहा जाता था? तो सूरत बंदरगाह को मुगल काल में बाबुल मक्का कहा जाता था। सुपर इंपॉर्टेंट। अगला हमारा प्रश्न है, मुगल चित्रकारी ने किसके शासन काल में अपने अपनी पराकाष्ठा यानी चरमोत्कर्ष प्राप्त किया था? आपसे पूछा जा रहा है। तो मुगल शासक जो था जहांगीर, आप याद रखिएगा, मुगल शासक जो था जहांगीर, उसके शासनकाल में जो चित्रकारी थी वह अपने चरम पे थी, यानी चित्रकारी का सबसे अधिक जो विकास हुआ था वह हुआ था जहांगीर के शासनकाल में। तो आप याद रखिएगा, जहांगीर का जो टाइम पीरियड था 1605 ईस्वी से लेकर 1627 ईस्वी तक, इसके मध्य जो चित्रकला थी उसका सबसे अधिक विकास हुआ था। तो इसे भी आप याद रखिएगा, यहाँ पे चित्रकला की बात हो रही है। वहीं अगर आपसे स्थापत्य कला की बात करें, स्थापत्य कला की बात हो
तो स्थापत्य कला का जो सबसे अधिक विकास हुआ था वो हुआ था शाहजहां के शासनकाल में। तो आपको दोनों याद रखना है। चित्रकला का सबसे अधिक विकास पूछे तो आपका आंसर हो जाएगा जहांगीर। अगर स्थापत्य कला का आपसे विकास पूछे तो स्थापत्य कला का जो सबसे अधिक विकास हो गया था वो हुआ था शाहजहां के शासनकाल में। स्थापत्य कला में क्या क्या शाहजहां ने बनवाया था, तो जैसे लाल किला हो गया, आगरा की मोती मस्जिद हो गई, उसके बाद दिल्ली का जामा मस्जिद हो गया। ये सभी स्थापत्य कला के मुख्य उदाहरण हैं जो कि शाहजहां के शासनकाल में बनाए गए थे। तो आप याद रखिएगा, स्थापत्य कला का जो सबसे अधिक विकास हुआ था वो हुआ था शाहजहां के शासनकाल में, और चित्रकला का सबसे अधिक विकास हुआ था जहांगीर के शासनकाल में। मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? सुपर इंपॉर्टेंट। तो मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? तो सरकार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सरकार। मुगल प्रशासन में जो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन था उसमें जिले को यानी कि डिस्ट्रिक्ट्स को सरकार के नाम से जाना जाता था। अगला हमारा प्रश्न है, मुगल वंश का संस्थापक आपसे पूछा जा रहा है कि मुगल वंश का संस्थापक कौन था? सुपर इंपॉर्टेंट। तो मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो बाबर। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाबर जो था वह मुगल वंश का संस्थापक था। इसने मुगल वंश की स्थापना 1526 में की थी तथा 1526 से लेके 1530 के मध्य इसका शासन यानी कि इसका टाइम पीरियड था शासन करने का। तो आप इसे याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तथा बाबर ने ही पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा था इब्राहिम लोदी से। तो आप इसे याद रखिएगा, बाबर ने ही पानीपत का पहला युद्ध लड़ा था 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी के साथ, जिसमें इब्राहिम लोदी की पराजय हुई थी। तो आप इसे याद रखिएगा, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। इसके साथ बाबर के द्वारा कुछ अन्य लड़ाइयाँ भी लड़ी गई थी जो कई बार एग्जाम में पूछी गई हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, उन्हें आप नोट डाउन कर लीजिएगा। सबसे पहले इसके द्वारा लड़ी गई एक महत्वपूर्ण लड़ाई मैंने आपको बताया था, पानीपत का पहला युद्ध। इसने पानीपत का पहला युद्ध 1526 ईस्वी में लड़ा था इब्राहिम लोदी के साथ, जिसमें इब्राहिम लोदी की पराजय हुई थी। उसके बाद बाबर के द्वारा कुछ अगला युद्ध जो लड़ा गया था वो लड़ा गया था राणा सांगा के साथ खानवा का युद्ध। किसका युद्ध? तो राणा सांगा के साथ खानवा का युद्ध इसने लड़ा था 1527 ईस्वी में। इसके बाद बाबर ने एक और युद्ध लड़ा था जिसका नाम था मेदिनी राय के साथ चंदेरी का युद्ध। आप देखिएगा, मेदिनी राय के साथ चंदेरी का युद्ध इसने लड़ा था 1528 ईस्वी में। उसके बाद इसका एक लास्ट युद्ध था जो काफ़ी फेमस था, अफगानों के साथ घाघरा का युद्ध। तो ये 4 इंपॉर्टेंट लड़ाइयाँ थी जो लड़ी गई थी बाबर के द्वारा। घाघरा का युद्ध लड़ा गया था 1529 ईस्वी में। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। पहली लड़ाई जो बाबर ने लड़ा था महत्वपूर्ण थी, पानीपत की लड़ाई 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी के साथ। दूसरी इसने लड़ाई लड़ी थी राणा सांगा के साथ खानवा की लड़ाई 1527 ईस्वी में। उसके बाद इसने लड़ा था मेदिनी राय के साथ चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में। और उसके बाद इसने लड़ा था घाघरा का युद्ध अफगानों के साथ 1529 ईस्वी में। ये कुछ महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ थी जो कई बार एग्जाम में पूछी गई हैं, मैंने आपको बता दिया है, आप इन्हें नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला हमारा है, मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? सुपर इंपॉर्टेंट। तो मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो अब्दुल समद। क्या था? तो अब्दुल समद जो था यह मुगल सम्राट अकबर के समय एक प्रसिद्ध चित्रकार था तथा अकबर ने इसको सीरी कलम की उपाधि भी दी थी। तो इसे भी आप याद रखिएगा, अकबर के समय जो प्रसिद्ध चित्रकार था उसका नाम था अब्दुल समद, और अब्दुल समद को ही सीरी कलम की उपाधि दी थी अकबर ने। तो इसे आप याद रखिएगा। अगला हमारा है, मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? सुपर इंपॉर्टेंट। तो मुगल सम्राट जो औरंगजेब था इसके द्वारा कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता था? तो वीणा। तो आप याद रखिएगा, मुगल सम्राट जो औरंगजेब था उसके द्वारा कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता था? तो वीणा। तो आप इसे याद रखिएगा, मुगल सम्राट औरंगजेब का शासन पीरियड कब से कब तक था? तो 1658 से लेके 1707 के मध्य औरंगजेब ने शासन किया था। तो इसे भी आप याद रखिएगा। तथा औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता था। तो इसे आप याद रखिएगा, औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता था। अगला हमारा है, मुगलों को नौरोज का त्यौहार कहाँ से मिला? सुपर इंपॉर्टेंट।
तो मुगलों को जो नवरोज़ का त्यौहार था यह फारसियों से मिला था। आप याद देखिएगा, नवरोज़ का जो त्यौहार था इसका प्रारंभ किसने किया था? तो नवरोज़ के त्यौहार का जो प्रारंभ है यह किया गया था फारसियों के द्वारा। यहाँ पे पारसी नहीं होगा, फारसी होगा। तो आप याद देखिएगा, फारसियों के द्वारा यह नवरोज़ उत्सव का प्रारंभ किया गया था। तो आप इसे याद देखिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फारसियों के द्वारा। अगला हमारा है, किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी? सुपर इंपॉर्टेंट। तो मुगल बादशाह का क्या नाम था? तो मुगल बादशाह का नाम था हुमायूं। तो आप याद देखिएगा, जो हुमायूं था इसकी जो मृत्यु हुई थी दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हुमायूं। तथा हुमायूं ने 2 बार शासन किया था। पहली बार 1530 से 1540 के मध्य, और उसके बाद 1555 से 1556 के मध्य यह मुगल सम्राट था। तथा इसकी जो मृत्यु थी यह हुई थी दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण। तो इसे आप याद रखिएगा। तथा हुमायूं और शेरशाह के मध्य एक युद्ध लड़ा गया था जिसका नाम था चौसा का युद्ध। आप याद रखिएगा, चौसा का युद्ध। यह जो चौसा का युद्ध था यह लड़ा गया था 1539 ईस्वी में हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य, तथा इसमें हुमायूं की पराजय हुई थी। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला हमारा है, किस मुगल बादशाह की सेना में सबसे अधिक हिंदू सेनापति थे? सुपर इंपॉर्टेंट। तो वह मुगल बादशाह था औरंगजेब। तो आप याद देखिएगा, औरंगजेब की सेना में सबसे अधिक हिंदू सेनापति थे। तो आप इसे याद देखिएगा। तथा औरंगजेब ने शासन किया था 1658 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी के मध्य। तथा औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। तथा औरंगजेब के द्वारा वीणा वाद्य यंत्र बजाया जाता था। अगला हमारा है, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? तो इसका आंसर मैंने आपको बताया था कि औरंगजेब तो जो था उसको जिंदा पीर कहा जाता था। अगला हमारा प्रश्न है, किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी? यहाँ पे फारसी की बात हो रही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर। तो जहांगीर जो था उसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी। यहाँ पे फारसी शब्द का प्रयोग है। तो फारसी में आत्मकथा लिखी गई थी जहांगीर के द्वारा। वहीं अगर तुर्की भाषा की बात हो तो जो बाबर था, आप याद देखिएगा, बाबर ने तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी थी। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर तुर्की भाषा में पूछे तो बाबर ने तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी थी जिसका नाम था तुजुके ए बाबरी, यानी कि बाबरनामा जो थी इसको लिखा था तुर्की भाषा में बाबर ने। तथा बाबरनामा का जो फारसी में अनुवाद था वो किया था अब्दुल रहीम खान खाना ने। तो इसे भी आप याद रखिएगा, बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा लिखी थी तुर्की भाषा में जिसका फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा। तो इसे भी आप याद रखिएगा। वहीं अगर हम फारसी भाषा की बात करें तो फारसी भाषा में जो आत्मकथा थी वो लिखी गई थी जहांगीर के द्वारा। अगला हमारा प्रश्न है, किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? सुपर इंपॉर्टेंट। तो वह प्रसिद्ध मुगल शासक कौन था जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? तो औरंगजेब। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? औरंगजेब ने अपना 2 बार राज्याभिषेक करवाया था। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला हमारा है, किस मुगल शासक को शाह बेखबर कहा जाता था? सुपर इंपॉर्टेंट। तो बहादुर शाह प्रथम यानी कि मुअज्जम को शाह बेखबर कहा जाता था। तो आप इसे याद रखिएगा, किस मुगल बादशाह को शाह बेखबर कहा जाता था? तो बहादुर शाह प्रथम यानी कि मुअज्जम को शाह बेखबर कहा जाता था। अगला हमारा है, किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? सुपर इंपॉर्टेंट। तो किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया था? तो हुमायूं। इसका राइट आंसर हो जाएगा, हुमायूं ने 2 बार शासन किया था। पहली बार 1530 से 40 के मध्य और दूसरी बार 1555 से 56 ईस्वी के मध्य जो था हुमायूं ने शासन किया था। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा इसकी जो मृत्यु थी 1556 ईस्वी में दीन ए पनाह की सीढ़ियों से गिरने के कारण हो गई थी। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला हमारा प्रश्न है, मयूर सिंहासन जिसको हम तख्ते ताउस के नाम से भी जानते हैं का निर्माण किसने करवाया था? सुपर इंपॉर्टेंट। तो मयूर सिंहासन का जो निर्माण है यह करवाया गया था शाहजहां के द्वारा। तो मुगल बादशाह जो शाहजहां था इसने मयूर सिंहासन यानी कि तख्ते ताउस का निर्माण करवाया था। तो इसे आप याद रखिएगा। अगला हमारा है, जब्ती प्रणाली यानी कि भूमि माप की यह एक पद्धति थी जब्ती,
इसको बताना है आपको, इसका जन्मदाता कौन था, सुपर इंपॉर्टेंट। तो जब्ती सिस्टम जो कि भूमि माप की एक पद्धति थी, इसका जन्मदाता माना जाता है शेर शाह सूरी को। तो आप यहाँ देखिएगा, शेर शाह सूरी को जब्ती प्रणाली का जन्मदाता माना जाता है तथा शेर शाह सूरी ने शासन किया था 1540 से 45 ईस्वी के मध्य। तो आप इसे याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला हमारा है, दीन पनाह नगर की स्थापना किसने करवाई थी, सुपर इंपॉर्टेंट। तो दीन पनाह नगर की जो स्थापना है यह करवाई गई थी मुगल बादशाह हुमायूं के द्वारा। तो आप इसे याद रखिएगा, हुमायूं के द्वारा दीन पनाह नामक नगर की स्थापना करवाई गई थी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो, आपको यह वीडियो हेल्पफुल लग रहा हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा तथा अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा इसी तरह के और इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ को पाने के लिए। तो आइए वीडियो में और आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली, सुपर इंपॉर्टेंट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो मुगल बादशाह बाबर था इसने पानीपत का पहला युद्ध लड़ा था 20 से 21 अप्रैल 1526 ईस्वी के मध्य, जिसमें इसने लोधी वंश के शासक इब्राहिम लोधी को पराजित किया था। आप याद देखिएगा, पानीपत का जो पहला युद्ध था यह हुआ था बाबर और इब्राहिम लोधी के मध्य 1526 ईस्वी में, जिसमें इब्राहिम लोधी की पराजय हुई थी। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला हमारा है, 6 अप्रैल 1556 को पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी, सुपर इंपॉर्टेंट। तो पानीपत की जो दूसरी लड़ाई हुई थी 6 अप्रैल 1556 ईस्वी को, यह अकबर और हेमू के मध्य हुई थी। तो आप याद देखिएगा, अकबर और हेमू के मध्य पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी 6 अप्रैल 1556 ईस्वी को। 21वां प्रश्न हमारा है, अंतिम रूप से किस मुगल बादशाह ने जजिया कर को समाप्त कर दिया, सुपर इंपॉर्टेंट। तो अंतिम रूप से किस मुगल बादशाह ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था, तो मोहम्मद शाह रंगीला इसका राइट आंसर आपका है। मोहम्मद शाह रंगीला ने अंतिम रूप से जजिया कर को समाप्त कर दिया था। अगला हमारा प्रश्न है, अकबर के युवावस्था में उसका संरक्षक कौन था, सुपर इंपॉर्टेंट। तो अकबर के युवावस्था में उसका संरक्षक कौन था, तो बैरम खां। तो आप इसे याद रखिएगा, अकबर के युवावस्था में इसका संरक्षक कौन था, तो था बैरम खां। तथा अकबर का जो राज्याभिषेक हुआ था यह हुआ था 1556 ईस्वी में, से भी आप याद रखिएगा। अकबर का जो राज्याभिषेक हुआ था यह हुआ था 1556 ईस्वी में कलनौर, पंजाब में। कहाँ, तो पंजाब में एक जगह थी कलनौर, यहीं पे अकबर का राज्याभिषेक हुआ था 1556 ईस्वी में। अगला हमारा है, अकबर के शासक काल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था, सुपर इंपॉर्टेंट। तो अकबर के शासन काल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था, तो टोडरमल। तो आप इसे याद देखिएगा, टोडरमल जो था यह अकबर का दीवान था तथा इसने अकबर के शासन काल में भू राजस्व सुधार बहुत ज़्यादा किए थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, टोडरमल। तथा यह जो टोडरमल था यह अकबर का दीवान था, तो इसे भी आप याद रखिएगा। तथा इसी टोडरमल के द्वारा ही 10 साला बंदोबस्त, इसे भी आप याद रखिएगा, इसी टोडरमल के द्वारा ही 10 साला बंदोबस्त, आप याद रखिएगा, सुपर इंपॉर्टेंट है ये। तो यह जो 10 साला बंदोबस्त था इसकी शुरुआत की गई थी 1580 ईस्वी में टोडरमल के द्वारा। तो इसे भी आप याद रख सकते हैं। अगला हमारा है, अकबर के समय भारत में किस प्रसिद्ध महिला शासक का शासन था, सुपर इंपॉर्टेंट। तो अकबर के समय भारत में किस प्रसिद्ध महिला शासक का शासन था, तो रानी दुर्गावती का। तो आप इसे याद रखिएगा, अकबर के समय रानी दुर्गावती का शासन था, जो कि भारत की प्रसिद्ध महिला शासक थी उस समय की। अगला हमारा प्रश्न है, अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है, सुपर इंपॉर्टेंट। तो अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है, तो पंचमहल का। तो आप यह देखिएगा, जो पंचमहल था इसका जो नक्शा है यह बौद्ध विहार की तरह है, जिसको अकबर ने बनवाया था। अगला हमारा है, अकबर ने वाणी विलास कंडाभरण की उपाधि किस संगीतज्ञ को दी थी, सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो तानसेन को। आप याद देखिएगा, तानसेन को यह उपाधि दी गई थी अकबर के द्वारा। इस उपाधि का क्या नाम था, तो वाणी विलास कंडाभरण। तो इसे आप याद रखिएगा। तथा तानसेन का वास्तविक नाम था राम तनु पांडे। क्या नाम था, तो तानसेन का वास्तविक नाम था राम तनु पांडे। तो इसे आप याद रखिएगा, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अगला हमारा प्रश्न है,
अकबर ने किसे कवि राय यानी कविराज की उपाधि दी थी? सुपर इंपॉर्टेंट। तो अकबर ने किसे कविराज की उपाधि दी थी? तो बीरबल को। किसको? तो अकबर के द्वारा बीरबल को कविराज की उपाधि दी गई थी। तो इसे आप याद रखिएगा, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि अकबर ने किसको कविराज की उपाधि दी थी? तो बीरबल को कविराज की उपाधि दी गई थी। तथा बीरबल के बचपन का नाम भी कई बार पूछा जाता है। तो बीरबल के बचपन का नाम था महेश दास। तो आप याद देखिएगा, बीरबल के बचपन का नाम था महेश दास तथा तानसेन के बचपन का नाम था रामतनु पांडे। तो दोनों आपको याद रखना है। अगला हमारा है, अकबर ने दीन ए इलाही कब प्रारंभ किया था? तो अकबर के द्वारा दीन ए इलाही कब प्रारंभ किया गया था? तो 1582 ईस्वी में। तो इसे आप याद रखिएगा, 1582 ईस्वी में अकबर के द्वारा दीन ए इलाही को प्रारंभ किया गया था। अगला हमारा प्रश्न है, अकबरनामा किसने लिखा? सुपर इंपॉर्टेंट। तो अकबरनामा किसने लिखा है? तो अबू फजल ने। तो आप इसे याद रखिएगा, अबू फजल के द्वारा अकबरनामा लिखा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अबुल फजल। तथा यह जो अबुल फजल था, इसी के द्वारा यह आप याद रखिएगा, जो अबुल फजल था यह अकबर के दरबार में 9 रत्नों में से एक था। कौन था? तो अकबर के दरबार में जो 9 रत्न रहते थे, 9 रत्न जो अकबर के दरबार में रहते थे, उन्हीं 9 रत्नों में से एक था अबुल, जिसने अकबरनामा की रचना की थी। अगला हमारा है, आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति किसके द्वारा लिखी गई है? सुपर इंपॉर्टेंट। तो आईने अकबरी को भी अबू फजल ने ही लिखा था। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला हमारा है, ईरान के शाह और मुगल शासकों का एक झगड़ा किस स्थान के लिए था? सुपर इंपॉर्टेंट। तो ईरान के शाह और मुगलों के मध्य जो झगड़ा था, यह कंधार के लिए होता था। तो इसे आप याद रखिएगा, कंधार के लिए ईरान के शाह और मुगल शासकों के मध्य अक्सर झगड़ा हुआ करता था। तो कंधार इसका राइट आंसर है। अगला हमारा है, इत्माद उद दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया? सुपर इंपॉर्टेंट। तो इत्माद उल दौरा का जो मकबरा है, यह आगरा में बनवाया था नूरजहां ने। तो आप याद देखिएगा, नूरजहां ने इत्माद उल दौरा का मकबरा बनवाया था आगरा में। तो इसे आप याद देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला हमारा है, औरंगजेब गद्दी पर बैठने से पहले किस स्थान का गवर्नर था? सुपर इंपॉर्टेंट। तो औरंगजेब गद्दी पर बैठने से पहले किस स्थान का गवर्नर था? तो दक्कन। तो आप इसे याद रखिएगा, औरंगजेब गद्दी पर बैठने से पहले दक्कन का गवर्नर था। अगला हमारा है, औरंगजेब के द्वारा जिहाद का मतलब, औरंगजेब के द्वारा जो जिहाद चलाया गया था उसका मतलब क्या था? तो जिहाद का मतलब था दार उल इस्लाम। तो इसे आप याद रखिएगा, औरंगजेब के द्वारा जो जिहाद चलाया गया था उसका अर्थ था दार उल इस्लाम। अगला हमारा है, औरंगजेब ने दक्षिण में किन 2 राज्यों को विभाजित किया? सुपर इंपॉर्टेंट। तो औरंगजेब ने दक्षिण के किन 2 राज्यों को विभाजित किया? तो बीजापुर और गोलकुंडा। तो इसे आप याद रखिएगा, बीजापुर और गोलकुंडा दक्षिण के 2 राज्यों को विभाजित किया था औरंगजेब ने। तो इसे आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तथा औरंगजेब के द्वारा बीबी का मकबरा बनाया गया था औरंगाबाद में। तो इसे भी आप याद रखिएगा, औरंगजेब ने बीबी का मकबरा बनाया था महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि औरंगजेब के द्वारा बीबी का जो मकबरा है यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बनवाया गया था। तो इसे आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। अगला हमारा है, किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा चलाए गए दीन ए इलाही को एक धर्म कहा? सुपर इंपॉर्टेंट। तो यह था अबुल फजल ने अकबर के द्वारा चलाए गए दीन ए इलाही को एक धर्म कहा था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अबू फजल। अगला हमारा है, किस इतिहासकार ने शाहजहां के काल को मुगल शासन का स्वर्ण युग कहा था? सुपर इंपॉर्टेंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका A.L. श्रीवास्तव। क्या है? तो A.L. श्रीवास्तव इतिहासकार थे। इन्होंने शाहजहां के काल को मुगल शासन का स्वर्ण युग कहा था। तो इसे आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इन शाहजहां के शासन काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? क्योंकि शाहजहां के शासन काल में जो स्थापत्य कला थी उसका सबसे अधिक विकास हुआ था। किसका? तो शाहजहां के शासनकाल में स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास होने के कारण इसके शासनकाल को जो है स्वर्ण युग कहा जाता है। तो इसे भी आप याद देखिएगा, इसके शासन पीरियड में, शाहजहां के शासन पीरियड में दिल्ली का लाल किला बनवाया गया था,
आगरा की मोती मस्जिद बनवाई गई थी, उसके बाद दिल्ली का जामा मस्जिद बनवाया गया था। प्रसिद्ध इमारतें ये हैं। इन्हीं के कारण जो थी स्थापत्य कला वो अपने चरम पे थी, यानी कि स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास हुआ था शाहजहां के शासनकाल में। इसी कारण से इसके शासन पीरियड को स्वर्ण युग कहा जाता है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला हमारा है, किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो औरंगजेब के टाइम पीरियड में इसके समय जो हिंदू सेनापति थे वो सर्वाधिक इसकी सेना में थे, तो इसे आप याद रखिएगा। हिंदू सेनापतियों की जो सबसे अधिक संख्या थी वो औरंगजेब की सेना में थी। अगला हमारा है, किस मध्यकालीन शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा प्रारंभ की थी? सुपर इंपॉर्टेंट। तो पट्टा एवं कबूलियत की जो प्रथा थी यह चालू की गई थी शेर शाह के द्वारा। किसके द्वारा? तो शेर शाह के द्वारा पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा प्रारंभ की गई थी, तथा ये जो पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा थी यह किसानों से संबंधित थी। इसके माध्यम से जो शेर शाह था वह किसानों से प्रत्यक्ष संबंध स्थापित कर सकता था। आप याद रखिएगा, किसानों से सीधे संबंध स्थापित करने के लिए पट्टा एवं कबूलियत की जो प्रथा थी यह चलाई गई थी शेर शाह सूरी के द्वारा। सॉरी। अगला हमारा है, किस मुसलमान विद्वान का हिंदी साहित्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? सुपर इंपॉर्टेंट। तो किस मुसलमान विद्वान का हिंदी साहित्य के लिए सबसे अधिक योगदान है? तो अब्दुल रहीम खान खाना इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब्दुल रहीम खान खाना का जो था हिंदी साहित्य में सबसे अधिक योगदान है, तो इसे आप याद रखिएगा, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अगला हमारा प्रश्न है, किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने अफगान सत्ता की स्थापना की? सुपर इंपॉर्टेंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेलग्राम की लड़ाई। कब? तो बेलग्राम की लड़ाई को जीतने के बाद शेर शाह ने किसकी स्थापना की? तो अफगान सत्ता की स्थापना की थी। तो आप इसे याद रखिएगा। इसको कन्नौज की लड़ाई या बेलग्राम की लड़ाई भी कहते हैं। इसको कन्नौज की लड़ाई कह लीजिए या बेलग्राम की लड़ाई कर लीजिए। यह 1540 ईस्वी में लड़ी गई थी शेर शाह और हुमायूं के मध्य। आप याद रखिएगा, यह जो लड़ाई थी बेलग्राम की लड़ाई या इसको कन्नौज की लड़ाई भी कहते हैं, यह 1540 ईस्वी के मध्य लड़ी गई 1540 ईस्वी में लड़ी गई थी शेर शाह सूरी और हुमायूं के मध्य, जिसमें हुमायूं की पराजय हुई थी तथा इसी के बाद जो थी शेर शाह ने अफगान सत्ता की स्थापना की थी। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला हमारा प्रश्न है, किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी थी? सुपर इंपॉर्टेंट। तो मुगल राज्य की जो नींव पड़ी थी वो पड़ी थी पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद। आप याद रखिएगा, 1526 ईस्वी में पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी गई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य, तथा इस लड़ाई में इब्राहिम लोदी की पराजय हुई थी, जिसके बाद से ही मुगल सत्ता जो अस्तित्व में आ गई थी भारत में। तो इसे भी आप याद रखिएगा, पानीपत की पहली लड़ाई के बाद मुगल सत्ता स्थापित हो गई थी भारत में, तथा पानीपत की जो पहली लड़ाई थी यह बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ी गई थी 1526 ईस्वी में। अगला हमारा है, किस राजपूताना राज्य ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? सुपर इंपॉर्टेंट। तो किस राजपूताना राज्य ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? तो मेवाड़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेवाड़ जो राजपूताना राज्य था उसने अकबर की संप्रभुता को स्वीकार नहीं किया था। तो इसे आप याद रखिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेवाड़। अगला हमारा प्रश्न है, किस वर्ष वैसाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव रखी थी? तो वैसाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने 1699 ईस्वी, आप याद देखिएगा 1699 ईस्वी को खालसा पंथ की नींव रखी गई थी गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। अगला हमारा है, किस विद्वान मुसलमान का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान था? मैंने आपको बताया अब्दुल रहीम खान खाना का। अगला हमारा प्रश्न है, किस मुगल शासक के शासन के दौरान मुगल साम्राज्य की जो सीमाएं थी सबसे ज़्यादा विस्तृत हो गई थी? तो औरंगजेब जो मुगल सम्राट था, इसके शासनकाल में इसके टाइम पीरियड में जो मुगल साम्राज्य की सीमाएं थी वो सबसे अधिक विस्तृत हो गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब के शासनकाल में। तथा औरंगजेब का जो शासन पीरियड था 1658 से लेके 1707 ईस्वी के मध्य। अगला हमारा प्रश्न है, किस मुगल शासक ने नूरुद्दीन की उपाधि धारण की? सुपर इंपॉर्टेंट। तो नूरुद्दीन की जो उपाधि थी यह धारण की थी किसने? तो जहांगीर ने। तो आप इसे याद रखिएगा, जहांगीर ने नूरुद्दीन की उपाधि धारण की थी तथा
जहांगीर ने शासन किया था 1605 ईस्वी से लेके 1627 ईस्वी के मध्य, तथा जहांगीर के शासनकाल में जो चित्रकला का विकास हुआ था यह सबसे अधिक हुआ था। इसे आप याद रखिएगा, जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला का सबसे अधिक विकास हुआ था, तथा जहांगीर ने ही भारत में तंबाकू के सेवन को भी बैन किया था। इसे भी आप याद रखिएगा, जहांगीर ने ही भारत में तंबाकू के सेवन को बैन किया था। अगला हमारा प्रश्न है, किस शासक ने न्याय के लिए अपने महल में सोने की जंजीर लगवाई थी? सुपर इंपॉर्टेंट। तो न्याय के लिए सोने की जंजीर किसने लगवाया था? तो जहांगीर ने। तो आप इसे याद रखिएगा, इसको न्याय का घंटा भी कहा जाता है। आप इसे याद रखिएगा, यह आगरा में लगवाया गया था। आगरा में लगवाया गया था, इसको हम न्याय का घंटा भी कहते थे, तथा इसको बनवाया था जहांगीर ने। अगला हमारा प्रश्न है, किस शासक ने अपने पिता को कैद में डाला था? सुपर इंपॉर्टेंट। तो किस शासक ने अपने पिता को कैद में डाला था? तो औरंगजेब। तो इसे आप याद रखिएगा, औरंगजेब ने अपने पिता को अपने पिता को कैद में डाला था। तो इसे आप याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब। 49वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? औरंगजेब। अगला हमारा है, जो कि लास्ट प्रश्न आज का है, किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? सुपर इंपॉर्टेंट। तो किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? तो सिखों के जो 9वें गुरु थे, आप याद देखिएगा, सिखों के जो 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर, इनकी हत्या करवा दी थी 1675 ईस्वी में औरंगजेब ने। तो इसे आप याद रखिएगा, सिखों के 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर, इनकी हत्या 1675 ईस्वी में औरंगजेब ने करवा दी थी। तो इसे आप याद रखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमने 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर कर लिया है, तथा बाकी के 50 प्रश्नों को हम कल के वीडियो में कवर कराएंगे, जो कि मुगल काल से संबंधित हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।